मेरे फेवर में रजिस्टर्ड सेल डीड है, पर रिलीफ ये मांगी गई कि जो मेरे रजिस्टर्ड सेल डीड्स हैं वो रजिस्टर्ड सेल डीड्स की ओनरशिप के बावजूद ये डिक्लेयर किया जाए कि ये प्रॉपर्टीज अनडिवाइडेड फैमिली की है। ये घोषणा वादी स्वर्गीय तिलकराज त्रेहान एवं श्रीमती राजकिरण त्रेहान की संतानें होकर वैध वारिस है। में वादी अपनी मौसी यानी स्वर्गीय श्रीमती राजकिरण त्रेहान की बहन के पास गोदी चला गया था और फिर अपनी किशोर अवस्था में अपने मूल परिवार के साथ पुनः सम्मिलित हुआ था। तो मतलब इस अभिवचन का फाउंडेशन ये है कि वादी कहता है कि मैं बचपन में एडॉप्शन में चला गया था और किशोर अवस्था में वापस आ गया। फिर माय लॉर्ड जो प्लेन में उसके बाद के अतिरिक्त अभिवचन है उसमें उन्होंने बताया कि मेरे आने के बाद हमने कैसे मिलकर व्यवसाय किया, जो कंपनीज फॉर्म हुई, मैं उस कंपनी में वन ऑफ द डायरेक्टर्स था अलॉन्ग विद डिफेंडेंट नंबर 2, यानी वादी और डिफेंडेंट नंबर 2 डायरेक्टर्स हुए। और फिर पार्टनरशिप डिटेल्स, कंपनी के अफेयर्स क्या क्या थे, क्या क्या बिजनेस। रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन इज यह घोषणा की जाए कि वादोक्त संपत्तियां संयुक्त परिवार के व्यवसाय से क्रय की गई संपत्तियां हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 की स्वर्जित संपत्तियां नहीं है। मैं प्रतिवादी क्रमांक 2 हूं। मेरे फेवर में रजिस्टर्ड सेल डीड है, पर रिलीफ ये मांगी गई कि जो मेरे रजिस्टर्ड सेल डीड्स हैं वो रजिस्टर्ड सेल डीड्स की ओनरशिप के बावजूद ये डिक्लेयर किया जाए कि ये प्रॉपर्टीज अनडिवाइडेड फैमिली की है। ये घोषणा। सर नेक्स्ट रिलीफ जो है माय लॉर्ड, यह घोषणा की जाए कि वादोक्त संपत्ति 1 एवं वादोक्त संपत्ति 2, ये माय लॉर्ड प्लेंट में ऐसी दो प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया इन्होंने जो मेरे नाम पे सेल डीड है। तो उन्होंने एक को वादोक्त संपत्ति 1 कहा, दूसरे को दूसरी कहा। वादोक्त संपत्ति 2 सतत संयुक्त परिवार के व्यवसाय हेतु उपभोग एवं उपयोग की जा रही है एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा स्वेच्छा से उक्त वादोक्त संपत्ति को संयुक्त परिवार की अन्य संपत्तियों के साथ संयुक्त व्यवसाय हेतु समर्पित की गई। तो रिलीफ ये मांगी माय लॉर्ड कि मेरे पास रजिस्टर्ड सेल डीड है, पर सबसे पहले ये घोषित किया जाए कि ये संयुक्त परिवार की संपत्तियां हैं टू द एक्सक्लूजन ऑफ माय रजिस्टर्ड सेल डीड्स। और दूसरा ये कि मैंने स्वेच्छा से इनको बाकी जो संयुक्त परिवार की संपत्तियां हैं उसकी तरह उपयोग के लिए इनको दे दिया था। ये डिक्लेरेशन। माय लॉर्ड नेक्स्ट रिलीफ में इंजंक्शन ब्लॉक दे दिया है। माय लॉर्ड काइंडली सी जो रेलेवेंस है हमारी एप्लीकेशन का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पैराग्राफ 1 ऑफ द प्लेन, पेज 19, पैराग्राफ 1 में। इसी का प्लेन टी है, मतलब P1 ही है। मैं अभी रिलीफ क्लॉज पढ़ रहा था, अब पैराग्राफ 1 है मतलब प्लेन टी। जो रिलीफ्स मांगी है उसका फाउंडेशन क्या है? पैराग्राफ 1 मतलब रीड्स एज यह कि वादी स्वर्गीय तिलकराज त्रेहान एवं श्रीमती राजकिरण त्रेहान की संतानें होकर वैध वारिस है। बचपन में वादी अपनी मौसी यानी स्वर्गीय श्रीमती राजकिरण त्रेहान की बहन के पास गोदी चला गया था और फिर अपनी किशोर अवस्था में अपने मूल परिवार के साथ पुनः सम्मिलित हुआ था। स्वर्गीय श्री तिलकराज त्रेहान का निधन 21/9/2003 को हुआ। उनके पश्चात स्वर्गीय श्रीमती राजकिरण त्रेहान का निधन दिनांक 23/11/2009 को हुआ। तो मतलब इस अभिवचन का फाउंडेशन ये है कि वादी कहता है कि मैं बचपन में एडॉप्शन में चला गया था और किशोर अवस्था में वापस आ गया। फिर माय लॉर्ड जो प्लेन में उसके बाद के अतिरिक्त अभिवचन है उसमें उन्होंने बताया कि मेरे आने के बाद हमने कैसे मिलकर व्यवसाय किया, जो कंपनीज फॉर्म हुई, मैं उस कंपनी में वन ऑफ द डायरेक्टर्स था अलॉन्ग विद डिफेंडेंट नंबर 2, यानी वादी और डिफेंडेंट नंबर 2 डायरेक्टर्स हुए। और फिर पार्टनरशिप डिटेल्स, कंपनी के अफेयर्स क्या क्या थे, क्या क्या बिजनेसेस थे, इस प्रॉपर्टी पे क्या क्या बिजनेस हुए, इस तरीके से पूरा उन्होंने दावा लिखा माय लॉर्ड। और फाइनली माय लॉर्ड अगर देखें पैराग्राफ 5 में जो मैं कह रहा था रिलीफ क्लॉज में वादोक्त संपत्ति 1 लिखा है, उसका रेफरेंस पैराग्राफ 5 में आ रहा है, जिसके बाबत मेरी रजिस्टर्ड सेल डीड का भी प्लीडिंग है माय लॉर्ड। विक्रय पत्र दिनांक 1/4/87। तो ये जो वादोक्त संपत्ति 1 है इसके लिए इनके अभिवचन है कि दिनांक 1/4/87 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा मेरे लिए ली गई और पैसे पिताजी ने दिए, ऐसा इनका प्लीडिंग है। बट रजिस्टर्ड सेल डीड स्टैंड्स ओनली इन माय फेवर, मेरा अकेले का नाम। और सिमिलरली मतलब जो वादोक्त संपत्ति क्रमांक 2 है वो पैराग्राफ 10 में आ रही है। उसके लिए इनकी प्लीडिंग ये है कि कंपनी के अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर किए गए मेरे डिफेंडेंट नंबर 2 के अकाउंट में और फिर मैंने वो प्रॉपर्टी परचेज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए प्लीडिंग है माय लॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन की 35,000 रुपए 1987 की रजिस्टर्ड सेल डीड।
सेकेंड सेल डीड के लिए प्लीडिंग है कि कंपनी के अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर किए गए मेरे अकाउंट में और 11 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन फॉर रजिस्टर्ड सेल डीड। उसके बाद में लॉर्ड इन्होंने और आगे जो प्लीडिंग्स की है कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी है बैंक के पास फॉर द लोन ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी एज अ गारंटर, मैंने कंपनी में प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है कंपनी के फेवर में। और मतलब फाइनली पैराग्राफ 19 में एक और फाउंडेशन लिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग। जो अगर आप बिलीफ इन्होंने जो दूसरा मांगा है कि मैंने अपनी स्व इच्छा से दे दिया, तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग की प्ली ली है, फाउंडेशन लिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग बाय एंड लार्ज ये है माय कि अगर कोई मेंबर ऑफ एचयूएफ अपनी इंडिविजुअली ओन्ड प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रीट करता है कि ये अनडिवाइडेड फैमिली की ही प्रॉपर्टी है, तो वो ब्लेंड हो जाती है अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टीज में। ऐसे इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग का फाउंडेशन लिया है। अब इसके बाद मतलब इन प्लीडिंग्स पे मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल की गई ऑर्डर 711, वो मतलब एनेक्सर P2 पेज 30 पैराग्राफ 2 रेलेवेंट है मतलब एनेक्सर P2 पेज 31। यह कि पक्षकारों के सूची से ही यह प्राप्त होता है कि वादी एवं प्रतिवादी गण का कोई संयुक्त परिवार नहीं है। चूंकि पक्षकार गण भिन्न भिन्न परिवारों से है, वादी द्वारा वाद चरण 1 में स्वतः यह वर्णित किया है कि पूर्व में ही प्रतिवादीगण परिवार के मूल पुरुष स्वर्गीय तिलकराज टेहान एवं उनकी पत्नी द्वारा गोद में दिया जा चुका है। यानी मेरा जो कंसर्न था मतलब इस एप्लीकेशन में कि अगर एक बार प्लेंटिफ ने ये प्लीडिंग ली है अपने खुद के प्लेंट में कि वो एडॉप्शन में चला गया, तो सेक्शन 15 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वो एक बार मैं लड़ा। सेक्शन 15 मतलब सेक्शन 15 की हेडिंग है वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। मतलब valid adoption not to be cancelled. No adoption which has been validly made can be cancelled by the adoptive father or mother or any other person, nor can the adopted child renounce his or her status as such and return to the family of his or her birth. So my lord, इस आवेदन के अंतर्गत हमने यह आपत्ति ली कि एक बार अगर वादी ने स्वयं के वाद पत्र में एडॉप्शन की प्ली ले ली है, तो ये जो उसने उसके बाद लिखा है कि मैं किशोर अवस्था में वापस आ गया, दिस प्ली इज हिट बाय सेक्शन 15। और अगर आप वादी एक बार एडॉप्शन में जा चुका है दूसरे परिवार में और अगर उसका पुनः एडॉप्शन इस परिवार में नहीं हुआ, तो सिर्फ मात्र ये कह देना कि किशोर अवस्था में मैं वापस आ गया, क्योंकि अदरवाइज माय लॉर्ड अगर कॉस्ट टाइटल में वादी का नाम देखे तो वो वादी का सरनेम अभी भी वो नहीं है जो प्रतिवादी क्रमांक 2 का है। तो मूल हमारा जो आपत्ति थी वो इस बाबत थी कि अगर वादी प्रतिवादी क्रमांक 2 की संपत्तियों को संयुक्त परिवार की घोषणा बाबत सहायता चाह रहा है, तो उसके लिए उसको वाद कारण तभी उद्भूत या उत्पन्न होगा जब वो उस परिवार का हिस्सा होगा, उस परिवार का सदस्य होगा। और एक बार अगर एडॉप्शन की प्ली ले ली है, तो एडॉप्शन धारा 15 से ना तो वो कैंसिल हो सकता है, ना तो वो उसका कैरेक्टर रिनाउंस हो सकता है, वो त्याग नहीं कर सकता उस एडॉप्शन के फैक्टम को मैलॉर्ड। तो पैराग्राफ 2 जो मैलॉर्ड मैंने मेरी एप्लीकेशन में लिया कि जब तक ये एडॉप्शन की प्ली है तब तक इसको वाद कारण इस परिवार में उद्भूत नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा परिवार मैलॉर्ड त्रिहान परिवार है, उसका परिवार सलहोत्रा परिवार। तो यानी वस्तुतः ये हो रहा है मैलॉर्ड कि सलहोत्रा परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं त्रिहान परिवार के अनडिवाइडेड फैमिली का सदस्य हूं, जो कि नाम से ही दिख नहीं रहा है। एक दूसरे परिवार का आदमी तीसरे परिवार के लिए तो ये कह ही नहीं सकता कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं, इसलिए ये घोषणा की जाए कि उसकी संपत्ति या इस परिवार की संयुक्त परिवार की संपत्ति। तो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कॉज ऑफ एक्शन तभी इसको जनरेट होगा जब या तो ये इस परिवार का सदस्य हो, ये या तो निर्विवादित तथ्य हो, या लीस्ट उसके दावे की ये प्लीडिंग होती। दावे की प्लीडिंग में एडॉप्शन के बाद सिर्फ ये प्लीडिंग है कि किशोर अवस्था में मैं वापस आ गया। ऐसी तथ्यात्मक प्ली अदरवाइज लॉ में परमिटेड नहीं, क्योंकि धारा 15 अगर आप देखें मैलॉर्ड एक बार फिर से, इस बैकड्रॉप में धारा 15 कह रही है मैलॉर्ड, नो एडॉप्शन विच हैज बीन वैलिडली मेड कैन बी कैंसल्ड बाय एनी, द एडॉप्टेड चाइल्ड कैन नॉट रिनाउंस हिज कैरेक्टर। अब मैलॉर्ड इस एप्लीकेशन पे इन्होंने रिप्लाई फाइल किया मैलॉर्ड एनेक्सर P3 पेज 34। इसमें मैलॉर्ड पेज 35 पे इन्होंने स्पेशल प्ली लिए, मैलॉर्ड विशेष कथन किए हैं
यह कि वादी को हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 अनुसार कभी भी उसके नैसर्गिक बायोलॉजिकल पिता द्वारा कानूनी रूप से दत्तक नहीं दिया गया था, बल्कि स्वर्गीय श्री सत्यप्रकाश सलोत्रा जी की कोई संतान न होने से केवल उनकी खुशी के लिए वादी सत्यप्रकाश जी के साथ कुछ वर्षों के लिए निवासरत रहा। अब माय लॉर्ड, इस रिप्लाई में प्लेंटिफ ने अपना स्टैंड इंप्रूव किया, क्योंकि ये प्लीडिंग माय लॉर्ड प्लेंट में नहीं है, ये सिर्फ 7/11 के जवाब में प्लेंट से बढ़कर इन्होंने अपनी प्लीडिंग को इंप्रूव किया। क्योंकि इस प्लीडिंग के बाद अगर माय लॉर्ड फिर से पैराग्राफ 1 देखेंगे प्लेंट का, तो इसमें ये नहीं लिखा था कि वैसे ही गया था, उसने खुद जो शब्दावली इस्तेमाल की है वो ये कहा था गोद चला गया। और अन्यथा भी आज उसका जो नाम विद्यमान है शीर्षक में माय लॉर्ड, उसको तो अगर किशोर अवस्था में वापस आने के कारण भी इस एचयूएफ का मेंबर होना भी कह रहा है, तो भी नाम तो अभी भी उसका वही है। तो एडॉप्शन के फैक्टम को तो उसने प्लेंट में डिनाई ही नहीं किया। अब सिर्फ 7/11 में अगर वो अपना स्टैंड इंप्रूव करता है और इंप्रूव करके उसको प्लेंट के ऊपर तो अन्यथा भी नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि 7/11 में जो कंसिडर होने वो सिर्फ प्लेंट एवरमेंट्स कंसिडर होने थे। तो लर्नेड ट्रायल को अब इस प्लीडिंग पे माय लॉर्ड इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर केम टू बी पास्ड माय लॉर्ड। Annexure P4 माय लॉर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 39, पैराग्राफ 12 ऑनवर्ड्स है माय लॉर्ड। पैराग्राफ 15 की लास्ट 4 लाइन है माय लॉर्ड, पैराग्राफ 15 की पेज 42 पे, पैराग्राफ 16 से जस्ट ऊपर माय लॉर्ड, लास्ट 5 लाइन से किंतु यह उल्लेखनीय है माय लॉर्ड, गॉट इट। किंतु यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में वादी के वैध रूप से दत्तक दिए जाने के प्रश्न का निराकरण होना। माय लॉर्ड, लर्नेड ट्रायल कोर्ट has come to this finding only on the basis of reply of application under order 7 rule 11, but my lord, order 7 rule 11 का स्कोप तो सिर्फ प्लेंट एवरमेंट्स पे है। प्लेंट एवरमेंट में ये कहीं भी प्लीडिंग ही नहीं है कि वो वैध दत्तक गए थे या नहीं गए थे। तो क्लेवर ड्राफ्टिंग से या इम्प्रोवाइजेशन, स्टैंड इम्प्रोवाइजेशन एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज से माय लॉर्ड ऑर्डर 7 रूल 11 का स्कोप एनलार्ज नहीं किया जा सकता। आज ये जो प्लीडिंग है या ये जो फाइंडिंग है कि दत्तक वैध रूप से गए थे या नहीं गए थे, ये अभिवचन पूरे वाद पत्र में कहीं नहीं माना। तो आज लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने ये फाइंडिंग जो रिटर्न की, उसका बेसिस सिर्फ और सिर्फ अगर एक रिप्लाई है जो कि प्लेंट का पार्ट अदरवाइज नहीं हो सकता, या वो रिप्लाई प्लेंट प्लीडिंग्स को ओवरराइड नहीं कर सकता, या जो प्लीडिंग ली है इस इम्प्रोवाइज्ड स्टैंड में भी वो लॉ से हिट हो रही है, क्योंकि सेक्शन 15 कह रहा है कि आप सिर्फ ये कह देना कि किशोर अवस्था में वापस आ गया, वो लॉ में परमिसिबल नहीं। तो ऐसे समय पे क्या इस वादी को एप्रोप्रिएट कॉज ऑफ एक्शन एप्रूव हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, तो जब तक वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है तब तक इस परिवार के संयुक्त परिवार की संपत्तियों के आधार पर दावा नहीं ला सकता। ये माय लॉर्ड। तो इसलिए माय लॉर्ड मेरी प्रेयर थी माय लॉर्ड कि